नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के बीच में मैं लेके आता हूं एडिटोरिया बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज, जो आज सेट 10 है। टोटल 60 दिन तक ये सेट चलने वाला है और आई होप कि आप लोग को ये सेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग सारे के सारे इसमें ज्वाइन ज़रूर हो जाइए और साथ ही साथ जो भी फ्रेंड्स आए हैं चैनल पे नए, इस परिवार के सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर लें। अभी आप सभी की सपोर्टों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। चलिए आज देखिए, और जिस भी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम थी कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, आप लोग जाइए पीडीएफ यहाँ से, क्योंकि द की ऑफ नॉलेज ये टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज सेट 10 है, इसके क्वेश्चन को मार लेते हैं। क्वेश्चन कौन कौन सा है देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन आपका, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई थी। मतलब कि बंगाल में भी, बिहार में भी तथा उड़ीसा तीनों की दीवानी कब प्रदान की गई थी। तो आप लोग कमेंट करिए कौन सा आंसर हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी अंग्रेजों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है फ्रेंड्स। कह रहा है कि पत्रकारिता का राजकुमार, तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, फटाक। बहुत एक अच्छा लेवल का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे, क्रिस्टो दास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज का विलय हुआ था। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के जो राज हड़प की नीति थे, इसमें सबसे पहले किस राज का विलय हुआ था। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, सतारा। जी, सतारा का सबसे पहला क्या हुआ था, विलय हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग किसके लेखक है। मतलब अ नेशन इन मेकिंग कौन लिखा है पुस्तक, ये पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए तो मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, गांधी जी किसने कहा था, किस आंदोलन के दौरान कहा था। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बोला था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ज्यांतरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। पूछा जा रहा है ज्यांतरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो ज्यांतरंग आंदोलन अगर बोला जाएगा तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी मणिपुर की कुछ घटनाएं हुई हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है ज्यांतरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। आई होप कि आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जिसको पीडीएफ चाहिए वो चले जाइए टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इजी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ नेक्स्ट, मुसलमानों के में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया। कह रहा है कि 1872 ईस्वी में जो साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया बिहार में, तो वो किस जिले में, बिहार के किस जिले में किया गया था, वो किससे संबंधित था, मुसलमानों के शिक्षा से संबंधित था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था मुसलमानों की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पटना युवा संघ की स्थापना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के एग्जाम की दृष्टि से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अब मेडिवल हिस्ट्री का ये है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया। मतलब लास्ट में हुमायूं के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था, सीधा प्रश्न। तो वो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जाके थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि हुमायूं के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया, जिससे आप लोगों को क्या होगा, हुमायूं पे पूरा का पूरा मुग़ल काल पे अच्छे से पकड़ बनेगा। आप लोग जाके ज़रूर सर्च कीजिए, मुग़ल काल को जाके आज पढ़िएगा। मुग़ल काल
इसको जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे वीडियो बना दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री पे, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि टोटल 500 प्लस क्वेश्चन उसमें शामिल किया गया है और एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग आई होप कि उसको जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? मतलब ये कह रहा है आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहब का संकलन। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे गुरु अर्जुन देव, उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कह रहा है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस हड़प्पा स्थल से? तो वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो वो कहा था विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट कीजिए कि जिसका जितना सही होगा लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर मेरा इतना सही हुआ। और आप लोग ज़रूर उसमें बताइएगा कि इसको आगे किस तरीके से कैसे। आप लोग को यहाँ पे स्ट्रेटजी भी बताया जाता है कि जो भी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए टॉपिक दिया जाता था, आप लोग उस टॉपिक को जाके अवश्य पढ़ लें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का पूछा जा रहा है, गलत कौन सा है? देखिए पहला पढ़िए। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, बिल्कुल ये सही है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। संघ में जो प्रस्ताव के पाठ होते हैं उसको अनुशासन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट देखिए, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स, ऐसा कहीं नहीं बौद्ध धर्म में लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? तो कह रहा है कि अंतिम बैठक पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अभी आप लोग संविधान सभा को पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी आप लूसेंट से पढ़े या कोई भी बुक आपके पास क्रॉन हो या लूसेंट हो, आप लोग जाके उसको संविधान सभा पूरा का पूरा आप लोग ख़त्म कर दीजिएगा। ये टॉपिक आपका आज का है मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए मार लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। 131 सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। किसमें? लोकसभा में आरक्षित है। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए लोकसभा में सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या कितनी है, अवश्य कमेंट करें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सही है? कह रहा है कि एनपीसी के अंतर्गत जो जुड़ने की जो आयु है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के द्वारा, तो इसकी आयु कह रहा है कहाँ कब तक है, अधिकतम आयु पूछा जा रहा है कब तक है इससे जुड़ने के लिए। पेंशन जो प्राप्त करता है, देखते होंगे गांव वगैरह सब में दादा दादी लोग या कोई भी बुजुर्ग, उनको पेंशन प्राप्त किया जाता है, पेंशन उन लोग को मिलते रहता है। तो अधिकतम आयु कितनी है पेंशन प्राप्त करने की, ये चीज़ कह रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 65 वर्ष। 65 वर्ष इसका अधिकतम आयु। 65 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। उससे ज़्यादा एज तक और जाते जाएगा तब भी आप क्या कीजिएगा, पेंशन लेते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो सबसे पहले आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा पंचशील। पंचशील होता क्या है, तब आप जाके समझोगे इसमें से सिद्धांत क्या नहीं है पंचशील का। तो अभी आपका आंसर सिर्फ आप लोग को बता दिया जा रहा है। देखिए इसमें से पंचशील सिद्धांत जो अगर बोले, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, ये भी पंचशील सिद्धांत में था। क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, ये भी था। आंतरिक मामलों की हस्तक्षेप, ये भी था। लेकिन ऑप्शन सी ये बिल्कुल नहीं था। नाभिकीय निवारण या परमाणु प्रतिरोध पे कोई भी पंचशील का सिद्धांत इसमें, पंचशील सिद्धांत में पांचों सिद्धांत में से ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? संविधान सभा, जाके संविधान सभा अवश्य पूरा कंप्लीट कीजिए आप लोग आज। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो उपाध्यक्ष कौन है संविधान सभा के? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे। आप लोग को पता है संविधान सभा की गठन
और बैठक तैठक, ये भी सारा का सारा कमेंट में अवश्य लिखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जितना भी जानते हैं संविधान सभा के रिलेटेड, केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो किस अधिनियम के माध्यम से मिला है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार? तो ये सीधा सीधा रट जाइएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत केंद्र और प्रांत विधान परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो कह रहा है कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो जो निर्भरता या अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय जो लेता है, तो वो निर्णय कौन लेता है, यहाँ पे ये कह रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन मारे होंगे डी, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है इस पे, उसका बिल्कुल सही होगा। ये पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूची केंद्र, देखिए अम्ल वर्षा तो जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन पूछ दिया इस बार अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो भी फ्रेंड्स ओस्लो मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय मानक समय यमुनोत्तर रेखा, कह रहा है भारत मानक समय यमुनोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोग को पता है कि हम मानक समय यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री को कहा जाता है, भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट को कहा जाता है, और ये 5 राज्यों से होके गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन? ऊपर से हम लोग को चलेंगे, यूपी होता है, उसके बाद एमपी है, फिर उसके बाद क्या है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ साथ साथ, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ साथ और एक बचा हुआ है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, आंध्र प्रदेश के साथ साथ कौन सा और होगा, जल्दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश तो है ही, छत्तीसगढ़ है ही, उत्तर प्रदेश है ही। जो भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। जो भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा होता है लास्ट, उड़ीसा याद रखिएगा। यहाँ यमुनोत्तर समय जो है भारत के यमुनोत्तर 82.5 डिग्री ईस्ट, ये भी याद रखिएगा। 5 राज्य होकर गुजरता है, जिसमें से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और आपके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी महाराष्ट्र जो है या भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से संपर्क होता है? तो आप लोग को आई होप कि इंडिया का मैप आप लोग को अच्छे से याद होगा। इस साइड जो नॉर्मल है ये 7 सिस्टर वाला राज्य है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा इंडिया का जो भी नक्शा आप लोग को। तो यहाँ पे म्यांमार है, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अधिकतम सीमा म्यांमार से कौन शामिल है? तो जो भी फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश इधर भी और इधर भी, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भी फ्रेंड्स अनाई मुड़ी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो मंदाकिनी नदी पूछा जा रहा है, तो जो भी फ्रेंड्स अलकनंदा मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, ये अलकनंदा से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? प्रश्न देखिए, नहीं है पूछा जा रहा है। तो कपिल धारा, भालकुंड, दूध धारा और भेड़ घाट, तो इसमें से आप लोगों को कमेंट करना है। तो याद रखिए नर्मदा पे ये भालकुंड नहीं है, बाकी के सारे हैं। कपिल धारा भी है, दुग्ध धारा भी है, भेड़ा घाट भी है, ये सारे के सारे नर्मदा नदी पर जलप्रपात हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखे? वाटरफॉल जानते हैं ना, उसी को जलप्रपात कहते हैं। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजनाओं से जल प्राप्त करता है? कह रहा है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजनाओं से जल प्राप्त करता है? तो कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ये ऑप्शन सी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से के द्वारा भाखड़ा नंगल परियोजना से
जल प्राप्त किया जाता है इन राज्यों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था। तो आर्थिक उदारीकरण के बारे में पूछा जा रहा है भारत में। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। कह रहा है औद्योगिक लाइसेंस नीति की वास्तविक बदलाव के साथ, बिल्कुल यही आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी के बाकी आंसर बिल्कुल सही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब समय बताए पूछा जा रहा है कि CARSC का कब गठन हुआ, ICRA का गठन कब हुआ, CRISL का गठन कब हुआ। आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी को क्या होगा इसका आंसर। देखिए CARE का जो स्थापना हुआ था ये 1945 में हुआ था। फिर ICRA का स्थापना जब पूछा जाएगा तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। CRISL का स्थापना पूछा जाएगा तो 1987 ईस्वी में हुआ था। इतना चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अब आप इसका कालानुक्रम मतलब कि समय के अनुसार इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पहले 51 हुआ था, सबसे बाद में हुआ था ये, फिर 2 29 में, फिर जाके 1 नंबर आंसर 3 2 1। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। इसके अनुसार तो ये सटीक नहीं बैठ रहा है, ये 45 में या 29 में, ये 87 में। तो आपका आंसर देखिए जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें। पहले 2 नहीं जा रहा है, 3 से लेके चलिए 3 1 2 3 1 2। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है नहीं है का। तो देखिए आपका आंसर देखिए, सबसे पहले गोस्वामी समिति का अगर पूछा जाएगा तो ये औद्योगिक रुग्णताओं की समस्या के लिए था। जानकी रमन समिति शेयर घोटालों के जांच पड़ताल के लिए था। मल्होत्रा समिति की बात करें तो ये बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तारापोर समिति जो है बैंक में ग्राहक सेवा से नहीं था बल्कि पूंजी, ये जो है बैंक में ग्राहक से नहीं था बल्कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता के मामलों को देखने के लिए तारपुर समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तीसरा क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। इकोनॉमिक के अनुसार 3 क्षेत्र में बांटा गया था, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आता है, तो उससे संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स देखिए, व्यापार एवं परिवहन ये तृतीय क्षेत्र से है। परिवर्तनीय एवं संचार, बैंक, बीमा ये भी तृतीय क्षेत्र से है। वानिकी और मत्स्यिकी ये तृतीय क्षेत्र से नहीं है। ओनली फॉर ऑप्शन सी 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन डी जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। उद्देश्य पूछा जा रहा है, नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे के सारे उद्देश्य है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियामक जो है ये उद्देश्य नहीं है, बाकी के सारे सारे है। पूर्ण रोजगार भी, मूल्य स्थिरता भी, धन और आय का नियोजित वितरण भी, ये सारे के सारे हैं, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन का नहीं पूछा जा रहा है खाद्य प्रबंधन का। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य है उसमें से क्या क्या आ जाता है। खादानों का वितरण, ये बिल्कुल सही है। खादानों की खरीद, ये भी बिल्कुल सही है। खादानों के बम्पर स्टॉक का रख रखाव, ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही नहीं है। खादानों का निर्यात नहीं, ये सारे के सारे उद्देश्य में आते हैं, बल्कि ये ऑप्शन डी आपका उद्देश्य में नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक को जारी करता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा संस्थान है जो औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक को जारी करता है। तो बताइए उसमें कौन सा संस्थान आ जाएगा। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा
औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। भारत के बजट में किस वस्तु लेन देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था। तो सीटीटी कहिया प्रस्तुत किया गया था ये बोल रहा है। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। 2013-14 में सीटीटी प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है कब से शुरुआत की गई थी। पूछा जा रहा है सीधा क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब की शुरुआत कब हुई थी। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, खेल परीक्षण को दिया जाता है जो खेल का परीक्षण करवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। तो आकाशदीप पुस्तक के जो लेखक पूछा जा रहा है तो वो जयशंकर प्रसाद हैं, आकाशदीप पुस्तक के लेखक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी। तो बोलती फिल्म आलम आरा 1931 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी। इसे आरदेश ईरानी के द्वारा प्रदर्शन मतलब इसके डायरेक्टर थे जिसको कह सकते हैं 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार की कुल जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो बिहार की कुल जनसंख्या 13,51,51,130 टोटल जनसंख्या 2022 जनगणना 2022 के अनुसार अब जनसंख्या हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया। तो ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मद जो कि ईरान की महिलाएं हैं, जिसको जेल में रहने के साथ साथ जेल में है अभी भी, इसको उसके अनुसार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किन संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में बोला जा रहा है। तो सीधा याद रखिएगा इसका, WEF के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था। एकता सैन्य अभ्यास 2023 के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। भारत और मालदीव के बीच में एकता सैन्य अभ्यास 2023 आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो थीम पूछा जा रहा है तंबाकू दिवस की। तो विश्व तंबाकू दिवस की जो थीम था वो था ऑप्शन ए ग्रो फूड नो टोबैको। अगर बात करें विश्व तंबाकू दिवस की, 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो याद रखिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, और इसका थीम क्या था, ग्रो फूड नो टोबैको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। अर्जुन पुरस्कार 2023 में सम्मिलित साक्षी मलिक का संबंध किससे है। ये साक्षी मलिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो साक्षी मलिक किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये साक्षी मलिक जो है कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन जो है वो ब्राज़ील में किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो खिताब है महिला में वो आर्यना सावालेंका ने जीता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया था। तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की जो शुरुआत है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य कौन बने हैं।
तो नए सदस्य जो है वो मिस्र बना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? NVS ये नेविगेशन सैटेलाइट है। इसको पूछा जा रहा है कि किस प्रक्षेपण यान से इसको प्रक्षेपित किया गया, मतलब सैटेलाइट को कैसे भेजा जो गया है, उस वो जो यान है उसका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो उसको GSLV F-12 से इसको NV-01 सैटेलाइट को भेजा गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? बोरेक्स निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बोरेक्स तो सबको पता होगा, ये सोडियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये केमिस्ट्री का है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उसके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन कीजिए। थोड़ा सा थॉटेबल क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से सोच पाएँ तो आपको बहुत इजी से समझ लीजिएगा। कह रहा है कि इन कणों को बढ़ते क्रम में सजाने के लिए कह रहा है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए जिसका वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो जानते हैं कि अल्फा कण का कम होता है, उसके बाद न्यूट्रॉनों का, उसके बाद प्रोटॉनों का, फिर लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉनों का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्यानता का गुण पाया जाता है, जो श्यानता का गुण होता है वो पाया जाता है, किस में पाया जाता है श्यानता का गुण? तो श्यानता का गुण जो है वो द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? लाल रक्त कणिकाएं RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो RBC का जीवन काल की बात करें तो वो 20 से 120 दिन का होता है। कब से? 20 से 120 दिन का होता है RBC का जीवन काल। लाल रक्त कणिकाएं, जब आप ब्लड चैप्टर पढ़ोगे तो ब्लड को नॉर्मल दो टाइप में डिवाइड किया गया था, एक प्लाज्मा, एक रक्त, मतलब रुद्राणु उसको कहा जाता है। और रुद्राणु में जाइएगा, रक्त रुद्राणु में जाइएगा तो उसको तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आई होप कि एक ब्लड पे आप लोग को कंप्लीट डिस्कशन आप लोग के बीच में लेके आऊँगा, जिससे आपको छोटा मतलब क्वेश्चन भी आपको इजीली से समझ में आ जाएगा, ब्लड से बहुत जल्द आप लोगों के पास आएगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ फ्रेंडों के साथ शेयर भी जरूर करते जाए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते रहता है। अब देखते होंगे ऑटो वाहन वगैरह सब में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है ये पूछा जा रहा है। तो वो पास्कल सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? हम लोग जब पढ़ने जाते हैं तो राशियों को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होता है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण नॉर्मल। अब पूछा जा रहा है क्या चीज़ अदिश राशि है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली फॉर द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है वो एक अदिश राशि है, और संवेग, वेग और कोणीय संवेग ये सब एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट, अदिश राशि फिर से समझ लीजिएगा, जिसमें परिमाण होता है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण और नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है किसके कारण? घूर्णन, परिक्रमण, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। सीधा याद रखिए, परि करेगा, वो परिक्रमण हो करेगा, ना कि परिभ्रमण करेगा, परिक्रमण करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मिलाने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है जी मार्कोनी ने किसका टेलीफोन का खोज किया था? ऑप्शन इसका 1 का 3 हो जाएगा। फिर JL बेलियर्ड्स अगर पूछा जाएगा तो जी मार्कोनी, आप लोग को जी मार्कोनी रेडियो कहाँ है? तो रेडियो 1 है, सॉरी। जी मार्कोनी अगर बोला जाएगा तो जी मार्कोनी रेडियो का खोज किया था। JL बेलियर्ड्स की बात करें तो ये टेलीविज़न का खोज किया था, सीधा ही ये लग रहा है। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का खोज किया था। थॉमस अल्वा एडिसन जो है ये ग्रामोफोन का खोज किया था। तो आपका आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा तो क्या होता है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन गैस जो है भरा गुब्बारा, ऑप्शन के साथ आपको बनाना है। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सदैव हल्का में सदैव हवा में
ऊपर उठता है। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, हवा में केवल, ये गलत हो जाएगा, हवा में ऊपर नहीं उठता है। हवा में केवल गुब्बारा तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण तो आप लोग देखे ही हैं, ये होता है अवतल दर्पण, जिनका जो जहाँ से वो परावर्तित किरण करती है वो कर्व होता है। तो ये कर्व वाला एरिया, तो कह रहा है कि जो प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधी बनाएगी, आभासी और सीधी बनाएगी किस स्थिति में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे C होता है। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ वस्तु रखा जाएगा तो ये इसके पीछे बनेगा और ये काल्पनिक मतलब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, यहाँ पे जाके बनेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य रहेगा कोई वस्तु, तब इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, परिपथ में धारा। अब इस परिपथ को आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है धारा किस तरीके से। अगर इसको डिटेल से, अगर जिसको भी अगर डिटेल से ये बना सकते हैं बनाइए, नहीं तो एक जो है इलेक्ट्रिसिटी पे एक वीडियो ज़रूर हम लेके आएंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में और श्रेणीक्रम श्रेणी में जोड़ने का जो काम होता है ये आप देख सकते हैं। ये जो है सब, और इसके एक कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में बिल्कुल नहीं है, ये श्रेणी क्रम में नॉर्मल हो जाएगा। तो जब भी इसको कीजिएगा तो नॉर्मल देखिए, ये दो दो मिलके एक दो ही हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे नॉर्मल जब 4 के साथ जब 2 का बैलेंस, यहाँ पे 2 वोल्ट का इसको इम्पेयर भी मिला है, जब इसके साथ कीजिएगा तो 1/2 ऐसे करके नॉर्मल कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ऊपर में 6 तो नॉर्मल 3, और 3 का जब जाके हाफ कीजिएगा तब वहाँ पे 1.5 आपका एम्पियर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, इसमें से बताइए। जब मोमबत्ती हवा में जलता है कौन सा उत्पाद नहीं बनता, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कलिक के रूप में। तो याद रखिए नाइट्रोजन नहीं बनता, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ, दांत के एनामेल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है। जो दांत में जो हम लोग का एनामेल है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और इसमें इसकी प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या दोनों उदासीन होता है। तो जो भी फ्रेंड्स क्षारीय मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, ये कह रहा है, सही पूछा जा रहा है। तो इसमें से सभी धातु तन्य है, बिल्कुल गलत है। सभी अधातु तन्य है, ये भी बिल्कुल गलत है। सामान्यतः धातु तन्य होते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल। कुछ अधातु तन्य है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। निर्जीव पूछा जा रहा है, कोशिका का कौन सा भाग। तो याद रखिएगा, कोशिका का जो निर्जीव वाला भाग होता है वो रक्तिका होता है। जो वोकल्स होता है ना, तो वैक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो वहाँ पे वेस्ट जो होते हैं ना कोशिका का, वो वहाँ पे स्टोर होके रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाता है। कह रहा है कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाता है, किसे। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी माने होंगे, नाभिक को, ये क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मेरा कोशिका है, ये अंदर में कोशिका का क्या मतलब कह सकते हैं ना, केंद्रक कहा जाता है, और यहाँ पे कोशिका द्रव पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में केंद्रक थोड़ी पाया जाता है, ये कोशिका द्रव वाला पार्ट है। तो क्या ये नाभिक इसको कहते हैं, केंद्रक मतलब नाभिक नॉर्मल, ये नाभिक वाला पार्ट है। तो कोशिका द्रव में यहाँ पे राइबोसोम वाइबोसोम सब पाया जाता है, तो नाभिक नहीं पाया जाता है इसमें। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल, राइबोसोम इसमें पाया जाएगा कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया और सूक्ष्म नलिकाएँ, इस सब में ये जो है कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, लेकिन नाभिक बीच सेंटर में रहता है, ये कोशिका द्रव इसका कोई हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, धमनी, अरेटस और सीरा। आप लोग देखे होंगे हम लोग के हार्ट में 4 चेंबर होता है, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का।
ऊपर वाले चैम्बर को अरेटा कहते हैं, नीचे वाले को वेन, नॉर्मल अरेटा धमनी यहाँ पे कह रहा है, ऊपर वाला तो नॉर्मल इस तरीके से आपका 4 गो चैम्बर बना हुआ रहता है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान होता है, जो रक्त का पीएच मान होता है वो क्या होता है? तो याद रखिए शिरा में अधिक रक्त का पीएच और धमनी में कम होता है। शिरा का जो पीएच मान होता है रक्त का वो अधिक होता है, लेकिन धमनी में कम होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक रूप से मछली है? मछली पूछा जा रहा है वास्तविक रूप से, तो मछली इसमें से वास्तविक रूप से समुद्री घोड़ा मछली है, बाकी सारे के सारे ये मछली नहीं है। तो याद रखिएगा इतना चाहिए। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, ये सब सारे के सारे मछली नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़ा एक मछली है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, जंपिंग जीन का सिद्धांत। याद रखिए जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिए सीधा इसको रट जाइएगा, बारबरा मैकलिंटॉक जो है ये जंपिंग जीन का सिद्धांत किया था, बारबरा मैकलिंटॉक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व की सही क्रम पूछा जा रहा है। तो तत्व जो मानव शरीर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो सही क्रम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? पादप हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पादप हार्मोन के बारे में इसमें ऑक्सिन जो कि फल पकाने वाला, ये बिल्कुल ऑक्सिन का यहाँ से संबंधित नहीं है। बाकी सारे के सारे जिबरेलिन्स बौने पौधे को लंबा वृद्धि करने में, साइटोकाइनिन ये जो कोशिका विभाजन में, एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक में, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत है, ऑक्सिन हार्मोन का फल पकाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस में शामिल है। रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंजेस में शामिल इसमें से क्या है? तो आप लोग धीरे धीरे इसका क्वेश्चन पढ़िए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अवशोषण या ऊर्जा मुक्त करना, ये रासायनिक परिवर्तन में शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे शामिल है। शामिल कौन कौन है? अभिक्रिया करने वाले पदार्थ और बनने वाले उत्पाद के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सही है ये। केवल संरचना में परिवर्तन, बिल्कुल ये भी सही है, संरचना में परिवर्तन हो जाता है। अवक्षेपण का निर्माण नहीं, ये भी अवक्षेपण का निर्माण नहीं करता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में शामिल अवशोषण या ऊर्जा मुक्त होता है इसमें, यहाँ से बाकी सारे के सारे नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, जंग एक मिश्रण है। जंग देखते हैं ना कि लोहा वगैरह सब पे जंग लग जाता है, तो ये मिश्रण किसका है? तो याद रखिएगा Fe2O3, मतलब जब लोहा के साथ ऑक्सीजन मिलता है, और FeOH मतलब इसके मिश्रण है। जंग सीधा पूछा जाएगा तो Fe2O3 बोलिएगा, या Fe का होल OH2 कह दीजिएगा, तो ये जंग का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्मॉग किसका उदाहरण है? स्मॉग के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्मॉग जो है हवाओं में बिखरे धुआं और पानी ये जो है हवाओं में बिखरा हुआ है, इसका उदाहरण है स्मॉग। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। और आज का लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे, समुद्री जल जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और जिस भी फ्रेंड्स को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और 60 दिन तक ये सेट चलने वाला है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कोशिश कीजिए सारे के सारे प्रश्न को रिमेंबर करते हुए चले जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।